आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ कैसी थी दिल्ली में? आप मेरी बहुत लंबी है। मैंने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हरासमेंट को झेला है और मैंने उसको बहुत अपना कंफर्ट जोन बना लिया, मतलब दैट यूज्ड टू बी माय हैप्पी प्लेस। सो चीज़ें उस हद तक आउट ऑफ हैंड चली गई कि मुझे अपना कंफर्ट और पीस लोहे में मिलने लग गई। जो करते हैं पावर लिफ्टिंग वही समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये वो नशा है जो आप छोड़ नहीं सकते। हम अपीयर हो रहे हैं, हाउ पीपल आर ट्रीटिंग अस, हम अपने आप को वैसा ही लिमिट कर लेते हैं अपनी सोच में। इसलिए हमारे महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है वो सिर्फ दिखना अच्छा चाहती है। हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने रिस्पेक्ट को लेके, अपने डिग्निटी को लेके, और हम खुद अपने आप को एक कचरे के जैसे ट्रीट करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोलनी पडेगी, हिंदी नहीं चलेगा। तुम्ही विचारा मला काहीतरी क्वेश्चन, आम्ही आन्सर देणार तुम्हाला मराठीमध्ये। जब आपकी मतलब हाइट बढ़ने की उम्र है तब आपने जिम ज्वाइन करे तो आपकी हाइट रुक जाती है? बिल्कुल नहीं होता। प्रोटीन को एक स्टेरॉइड की ही जोन में डाला जाता है, तो ये स्टेरॉइड नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। जिम बैग में सबसे यूजलेस चीज, हैंड ग्लव्स, इम्पोर्टेंट चीज, सिप्पो। उसमें से कुछ एक लोग हैं जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि हमारे सिस्टम में स्पोर्ट्स का उतना वैल्यू है ही नहीं। एक बार और पोस्ट करके दिखा देंगे क्योंकि आपने साड़ी पहनी हुई है। ओह गॉड। हम लड़कियां हैं ना, हमें बचपन से सिखाया गया है एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, चुप रहो। पर क्या हो अगर कोई इस पेट्रियार्की रूल के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे? क्या हो कोई मर्दों वाले खेल में अपनी खुद की एक जगह बनाने लगे? आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपनी पहचान बनाई है। 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन, बेस्ट रेफरी और खुद का एक जिम चलाने वाली किरण त्यागी। और आज हमारे साथ उनकी अम्मा भी मौजूद है जिन्होंने उन्हें पाला है, कैसे उन्होंने ये सारा सफ़र तय किया, वो आज सब हम उनसे जानेंगे। तो किरण जी, आपका बेटी और अम्मा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं डबल धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपनी माँ के साथ, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि लोग भी पहचाने माँ कौन है हमारी, जो हमारी माँ को गर्व होता है कि किरण हमारी बेटी है। तो आज आपने मुझे गर्व महसूस करने का मौका दिया कि ये मेरी माँ है। तो आपसे ही शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ कैसी थी दिल्ली में? आप मेरी बहुत लंबी है। सारी सुन लो। उनके शादी का किस्सा, आपकी शादी का कुछ लंबी है। किस्सा सुनाइए जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, कितने साल पहले की बात है वो तो? भाई 19 साल की थी मैं जब शादी हुई। 19 में लगी, पूरी भी नहीं हुई। 67 में मेरी शादी हुई। 66? हाँ, वो तो तुम इंग्लिश में बताओ। 67। हाँ, 67। और फिर ऐसा हुआ तो जिसका हम ब्याहे वे अच्छे बहुत अमीर लोग हैं। उस टाइम हमारे 4 गाड़ी ससुराल में, जीप लगी, वैसी मोनिसा लगी, वे वैसी अलगी। तो उस टाइम पे होना हाँ, बहुत जो वे बड़ी राजा बात है मक्के, जवाहरलाल है वे है, तो वे उनसे सबसे हुआ उनका हमारे बहुत। अब भी फोटो बहुत टके हुए हैं, कभी आओ तो तुम देखो हमारे दादा सरे के। तो उस टाइम पे दिल्ली का हालत कैसे थे? जैसे अभी तो दिल्ली एकदम डेवलप दिखता है, उस ना टाइम पे? बहुत अच्छी उस टाइम तो। उस टाइम और जिस गांव में हमारे भड़ोले बिल्कुल उसके बराबर में, उसमें जो सब्जी मंडी है, अच्छा, उस ये है तो आजादपुर वाली? हाँ, वो हमारे जो एक ये खेती बाड़ी हो ना, फार्म, ये था गांव के पास। स्कूल है बहुत बड़ा, मंदिर है अब भी। और अंग्रेज रहे कुछ हुआ इस आजादपुर। अब तो मंडी बन गई। वहाँ उनकी जो थी एक बहुत बड़ा वो था, उसके बीच में बाग के में कोठी थी अंग्रेज की। मुझे याद है एक किस्सा। एक दिन हम लोग ऐसे ही दीवार कुछ ऐसे जैसे कुछ हट जाती है मिट्टी, तो कुछ तो अशरफी निकली, तो हम सारे बड़े एक्साइटेड हो गए, मतलब क्योंकि पुराने हम लोगों के घरों में क्या कि घर छुपाने के लिए गाड़ देते थे जमीनों में, तो हम सारे खोदने बैठ जाते थे कि चांदी के रुपए निकले के रहे सिक्के, ऐसे बड़ी बुढ़ी निकाल उसमें अंदर हंडली में बना के। स्टोरी लग रही है ना? मतलब पहले कितना मैं तो अब तक टीवी में देखा कि लोग इतना सारा डाकू हमने टीवी में सुना, हमारे घर वालों ने फेस किया। मेरी शादी हुई जिस टाइम यहाँ मकनपुर हुई, ये रविंद्रमपुर आगा। अब तो सब, अब तो हमारी भी सब जमीन चली गई। उधर से जब मैं आए रही अपने महके में, तो गाड़ी में आए रहे उस टाइम। अब भैया सारे में जो जितने भी वे है गांव के बच्चे इतने इतने सब इकट्ठे हो जाए रहे, जैसे मेला देखने को हमें।
अकबर गाड़ी थी नहीं किसी के वही भी। 67 का जमाना पूरे था, गांव में गाड़ी गाड़ी अपने होना आप में बहुत बहुत बड़ी बात थी। हाँ उस टाइम बहुत उससे देखा है। जिस टाइम में ये हम वे हुआ फैशन की ही पहला हाँ, यहाँ हाँ, सोना वो यहाँ सोना यहाँ भी और कितना कम से कम 2-2.5 किलो मेरे पे सोना था उस टाइम जिम्मा ही। तो जैसे हमारे फूफस के वहाँ से ससुराल साइक रहे, उनके ससुर वगैरह वे, तो उनके लिए एक मास्टर रखे। क्यों हमारी सास वास है वे जाने नहीं ऐसा। अब भाई उनके खाना किस तरह से खावेंगे किस तरह, वे भी बहुत बड़े हैं तो उनके लिए अलग मास्टर रखे रहे। तो वही उन्हें ब्रेकफास्ट और वो खाना जैसे जैसे वो ही बनावे प्रोटोकॉल से कैसे सर्व वही करना है, उन्हें वैसे ही सर्व सर्व करे, करना पड़ता वही था, सर्व hire करते करे थे। वे। अब वे 15-15 दिन रहे भाई पहले। अब तो एक दिन में मुश्किल हो जा, मेहमान आ जाओ तो 2 दिन हो गए तो भाई अब कब उस जाएगा। टाइम पे तो हाथी घोड़े में आते होंगे ना, हाँ। देखते थे ना वो हाथी घोड़े में आ रहे हैं, हाँ, मतलब काफिला चल रहा है गाड़ियाँ उनका। थी ना, हाँ रथ है, गाड़ियाँ रथ नहीं, थे नहीं, पहले बस रथ। अच्छा। गाड़ी भी थी और रथ है, रथों में आए करे 2 दिन में लगे यहाँ रतनगढ़ से गंगा पार है इधर बहुत दूर। और अच्छे बड़े बिल्कुल वे फिल्मी हैं। है ना। सच में फिल्मी है, मतलब मैं सोच रही हूँ तो अगर मैं हाँ, और भाई फिर जो मेरी शादी हुई फुलारा दो जानो तो जो इसमें फागन माव है, जो इसमें होली खेल रहे हैं वे कृष्ण भगवान भी वहाँ भी बहुत मनाए। उस वो दिन था मेरा, उससे कम से कम 50-60 आदमी है सारे मेहमान वे वहीं रुके। तो ये देख लो दुल्हन तक इतने वहीं रहे। अच्छा, मेरे को ना मेरा आपसे क्वेश्चन था किरण जी, मतलब ऐसे रजवाड़े वाली फैमिली तो आपने प्रिंसेस बनने का क्यों नहीं सोचा कि प्रिंसेस बनना है? ये बॉडी बिल्डर लिफ्टिंग वगैरह ये सब चीजें कैसे आई? भाई खून में तो रॉयल्टी है अभी, क्योंकि रॉयल्टी की वजह से जो वो सिद्धांत है ना हमारे अंदर, और सत्संगी वो भी है ही सब। चीज हम आगे लेके आए हैं। मतलब हमारा जो ब्लड में डीएनए है ना, आज वही चीज है जो हम स्टैंड आउट कर रहे हैं क्राउड में। तो वो जो चीज आप बोल रहे हो वो जरूरी नहीं है कि हमें वो वेल्थ के इन टर्म्स में वो हम कैरी फॉरवर्ड करें, वो हम हमारे कैरेक्टर में, हमारी जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, वहाँ में आई एम टोटली रॉयल, नो डाउट। इन माई हेड आई एम एक्चुअली रॉयल। आई लिव माई लाइफ लाइक अ रॉयल्टी। नहीं, पर ऐसे कभी मतलब ऐसे होता है ना, कभी बार हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है तब हमें क्लिक करता है कि अरे इस चीज में जाना है। तो ऐसा कोई मोमेंट रहा होगा ना जब आपको लगा होगा कि नहीं अब वेट लिफ्टिंग में जाना है? जब हम अपनी बहुओं को और आगे पोती पोतों को बतावे ये बात है भैया हम जाए करे ऐसा करे ऐसा पिक्चर। अब तो पिक्चर बहुत सारी चीजें जो ये बता रही हैं हमने भी देखी नहीं तो है बड़े हमारे हैं, टाइम तक, क्योंकि हम तो बहुत लेट हुए हैं। आज तो बाद ये तो 10 साल बाद हुई है तो वैसे इनके भी। बहुत, मेरे भाइयों में 12 साल 10 साल का गैप है। बाद में हुई है। तो बहुत बात, तब तक तो बहुत चेंजेस आ चुके थे चीजों में। देखिए जैसे आपकी मम्मी आपको बता रही ना कि हम जो है ऐसे रजवाड़े वाले फैमिली से सारी चीजें, तो आपको बचपन कैसे थे और कैसे इसमें आना हुआ कि वेट लिफ्टिंग में जाना है, रेफरी बनना है? मतलब ये बहुत अलग लाइन है उस चीज से, तो कैसे हुआ ये सब कुछ? एक्चुअली बचपन और ये सब चीज़ों के बीच में लाइफ हैपेंड, और लाइफ किधर रुख चाह रही है कई बार हमें फोर्सफुली उधर रुख करना पड़ता है। इन सब ये जो बीच का सीन है ना, जो एक लंबा समय रहा है मेरा मैरिज के बाद, मैंने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हरासमेंट को झेला है, और मैंने उसको बहुत अपना कंफर्ट जोन बना लिया। मतलब दैट यूज्ड टू बी माई हैप्पी प्लेस अनटिल वो बहुत बड़ा एक सीन बन गया। लाइफ ने एक बहुत बड़ा सीन बना दिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। वो टाइम पे मुझे लगता था वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आज मैं बैठ के बोल रही हूँ कि दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। वहाँ से मेरे अंदर एक जुनून सा थोड़ा पैदा हो गया, एंड इट वाज लाइक कि नहीं, ये इमोशनल हरासमेंट वाली चीज़ के साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, एंड आई हैव टू स्टॉप इट। एंड द मोमेंट आई थॉट कि मुझे इसके अगेंस्ट जाना है और इसमें कंफर्ट नहीं पाना है, सो लाइफ ने बहुत ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दिए जहाँ मुझे फोर्सफुली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। मैं बहुत कंफर्ट लाइफ में रहना चाहती थी, मैं अपना घर गृहस्थी चलाने वाली महिला थी, मेरे अंदर कोई ऐसे गोल्स नहीं थे फ्यूचर को लेके, इंडिपेंडेंट होना है, काम करना है, वर्किंग रहना है, कुछ भी ऐसा नहीं था। सिंपल हाउसवाइफ जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, बस वही मेरी सोच थी, और उतने में मैं खुश थी। लेकिन थैंकफुली लाइफ मुझसे चाहती थी कुछ और बेहतर करवाना, सो उसने मुझे कंटिन्यू इमोशनल हरासमेंट में ट्रैप रखा, और जिस दिन मैंने ठाना कि मुझे इससे बाहर निकलना है, सो चीज़ें उस हद तक आउट ऑफ हैंड चली गई कि मुझे
अपना कंफर्ट और पीस लोहे में मिलने लग गई। पहले मैंने ये सोचा था मुझे दुनिया में नाम करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना इमोशनल हरासमेंट दे दिया, तो मुझे लगा 4 लोगों ने मुझे डाउट किया है मेरे ऊपर। अब मुझे 400 लोगों में 4000 4 मिलियन आगे मेरे दिमाग में एक ही थॉट होता था, मुझे दुनिया में नाम करना है। कैसे करना है, कहाँ करना है, कुछ मोटिव नहीं था, कुछ लाइन नहीं थी, क्योंकि करियर माइंडसेट था नहीं, तो कुछ पता भी नहीं था क्या करना है। इसीलिए मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हम जो महिलाएं हैं, हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को। हम अपीयर हो रहे हैं, हाउ पीपल आर ट्रीटिंग अस, हम अपने आप को वैसा ही लिमिट कर लेते हैं अपनी सोच में। इफ़ यू आर ट्रीटिंग मी इन अ सर्टेन वे, सो मैं अपनी सोच बना लेती हूँ कि बस माई लिमिट इज़ ओनली दिस मच, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी है ही नहीं। यही चीज़ हमें समझनी है कि हम अगर हमें जो भी सिचुएशन दी जाए तो हम माँ काली भी बन सकते हैं। और ये मैंने अपने केस में रियलाइज़ किया, और मैं खुद शॉक हो गई कि मैं इतना इमोशनल पर्सन, इतनी सॉफ्ट नेचर है मेरा, कि आज भी मुझे अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम बिल्ट। लेकिन उस वजह से वो मेरे जीवन को ब्लॉक कर रहा था, और जब मेरे अंदर की सोच ने मेरे अंदर की माँ काली को पैदा किया, सो देखो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे सोच लिया मुझे दुनिया पे छाना है, जबकि मेरे पास कोई भी प्लान A B C D कुछ नहीं था। तो मेरा बस ये था कि लाइक बचपन से ही था ये वाला शौक कि लाइक पावर लिफ्टिंग, या फिर ऐसा क्या हुआ लाइक बचपन से मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ आगे, यस। और मैं जान के, एक्चुअली मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ। मैं किसी भी फील्ड में, किसी भी इवेंट में मैं कभी भी आगे बढ़ के नहीं रही लाइफ में। मैं एक इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से, शाय नेचर की वजह से अपने आप को हमेशा बैक स्टेज ही रखा है, मैंने रोक के रखा है, पीछे रहने की कोशिश की है, बिकॉज मेरा नेचर वैसा था। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे लाइमलाइट में लाके खड़ा कर देती थी। सो मेरे टीचर्स पकड़ के मुझे, क्योंकि हाइट मेरी बहुत अच्छी थी, सो टीचर्स पकड़ के खींच के हर स्पोर्ट्स में लेके जाते थे, जूडो वाले जूडो में, क्रिकेट वाले क्रिकेट में। सो ऐसे मैं फिर जब खेलती थी तो अच्छा परफॉर्म दे देती थी। सो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, मेरा प्लस पॉइंट ये रहा है कि मेरे पास मैं जो भी टास्क हाथ में लेती हूँ, फिर मैं वो 100% उसमें देती हूँ। तो ऐसे ही जब जीवन का टास्क हमें मिला, रोल प्ले करना था आफ्टर मैरिज, तो मैं वहाँ पे मैंने तुलसी रानी जैसी जीवन भी जिया है, एग्जैक्टली वो लाइफ जी है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, हैप्पीली, क्योंकि मैं उस टाइम मेरा कैरेक्टर वो था। अब मैं समझ गई मेरी सुपर पावर यही है, बस आप मुझे उठा के जिस कैरेक्टर में डालोगे, मुझे अपना 100% वहाँ देना है, विद ऑनेस्टी, विद हार्डवर्क। मेरे लिए वो टास्क फिनिश होना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि शादी के बाद आपने जो है काफी इमोशनल टॉर्चर झेला है, राइट? बहुत लंबे तो फिर समय। कभी आपने ऐसे अपनी अम्मा को कंप्लेन नहीं करी कि मम्मी हमें कहाँ शादी इसने करा कई दी साल मेरी? नहीं बताई, मैंने ना कभी मुझे ना भाई को। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। भाई तो ऐसा है, ये- इसका 1 मिनट में पहुंच जाता हूँ। ये मेरी भाई बहुत अच्छा है इसका। हाँ, एक्चुअली ये मेरी, आपको बहुत बताऊं, सहायता वीकनेस रही है, और आज के टाइम में मैं बोलूँगी ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं क्रिब नहीं करती लाइफ, मैं कंप्लेंट नहीं करती जीवन को लेके। मैं ठीक है, तब मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी सोच लिमिटेड थी, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मुझे वैसे ही महसूस कराया जाता था। तो मैं उसी जोन में रही, तो मैंने लेकिन कंप्लेंट नहीं की। मैं हैप्पी थी, आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट जोन। मुझे आज मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे उस जोन में अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया, मतलब कितना बड़ा टॉर्चर मैं खुद अपनी लाइफ के साथ कर रही थी। अच्छा, जब आपको बताया उन्होंने कि लाइक ऐसी ऐसी चीजें कुछ तो हो रही है, अब मुझे जो है इस सब मुझे में नहीं बताया इसने। अच्छा, वो भी मैंने कभी नहीं बताया। वो भी कई साल था ऐसी जल्ला इसने। फिर इसने अपने भाई को बताया, तो जब इसने बताया उससे थोड़ी बहुत पता चली मुझे। इनने बताया ही ना कभी भी कुछ तो भी। जब आपने ऐसे बोला कि मुझे जो है पावर लिफ्टिंग में जाना है, अब मैं अब तो ये सब करूंगी, तो आपका रिएक्शन, मतलब लाइक मम्मी का रिएक्शन क्या था? वो मना नहीं करा कि लाइक? नहीं गई मैं तो वहाँ, मैं 10-12 दिन रह के आई वहाँ। वजन का तो मैं अब भी कहती रहूँ, वो अभी भी बोलती है। मगर भाई देख के उठाई कर, जब ज्यादा उठावे है ना, बाहर देश जा, कदी कहीं उसमें ज्यादा उठा रही है तो थोड़ा वो तो लगा डर। वो आज भी वो उनका डायलॉग वही है कि अरे इतना वजन उठा रहे हो। पढ़ते पढ़ते तो सर्विस करने लगी यहाँ, जब भी गाड़ी सिखा दी इसे, जब भी इसके भाई ना। अच्छा, अब सीखना भी चाहिए आजकल लड़कियों को, कि सीखना हाँ, चाहिए। हमारे उसमें पूरे उसमें ससुराल में जब उस टाइम किसी, अब तो सब चला लें, किसी पे गाड़ी नहीं आई लड़की पे, ना कोई सर्विस करे। ये सर्विस मैं शौकिया करती थी। इसने 1.5 मेरे साल भाई तो- मेरे मामा बोलते थे तेरे को क्या, तू क्या ले रही है, क्या 1.5 सैलरी साल मिल रही है, तक ना मैं हम गाड़ी तेरे को पॉकेट मनी सर्विस करी।
मेरे को ये पूछना था लाइक पहले से आप ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइप की थी या पहले होता नहीं कुछ लड़की होती थोड़ा सा ऐसे बॉय कट बाल रखती है मैं बिल्कुल physically top down strong होती है। फैशन में इतने अब भी इतने कपड़े हैं इसके फैशन के 20 साल पहले भी पहनने में भी पहले यस से है। मैं भाई की लाडली, पहले पापा की, पापा के बाद भाई भी। अब एक मांगे तो दो दे तो 4 दे। हाँ मेरा चाइल्डहुड पहनने बहुत ओढ़ने का रॉयल्टी ऐसा में ही शुरू गया से है ही मेरे बता मुंह रही से हूँ ना, अब बात भी इतने भरे पड़े हैं, मैं देती रहूं किसी को। हाँ, लड़के सब का भी फैशन शौक के है। कपड़े उस टाइम के भी 20 साल पहले भी। आप बता रहे थे कुछ वो बचपन हाँ वाला क्या बोल रहे थे मम्मी रुको वो अभी टॉम बॉय रुको वाला कि लाइक कुछ लड़की होती है हाँ, जो हाँ, हाँ। फैशनेबल और कुछ होती है टॉम बॉय बन के रहती है एग्जैक्टली मुझे मेरे कॉलेज में एक्चुअली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं हूँ पास आउट। मेरे कॉलेज में एक्चुअली बोलते थे टॉम बॉय। मैं जूडो वगैरह भी खेलती थी और जो मेरा बिल्ड था वो और जो मेरा रहने का स्टाइल था वो नेचुरली टॉम बॉय ही लुक आती थी। दो मैं मेंटली टॉम बॉय नहीं थी, मैं मेंटली बहुत सॉफ्ट और टोटली ऑपोजिट थी, बट मेरा फिजिकल आउटलुक हमेशा एक टॉम बॉयश आया है। मेरे कॉलेज में मुझे मतलब हमेशा टॉम बॉय ही बोला जाता था। ये क्या वो उसका इम्पैक्ट पड़ा क्या कि इसीलिए जो है ऐसे वेट लिफ्टिंग वगैरह करनी है? बचपन से स्पोर्ट्स में आगे रही हूँ, रही जबरदस्ती हूँ, मतलब अपने इंटरेस्ट से नहीं कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बस हर कोई खींच के ले जाता था तो अपना जो काम मिला है वो पूरा करना है। डांस में सबसे ऊपर ही हो, हर चीज में गाने कितने गवा लो, कैसे ही भजन वजन। अरे और घर का माहौल डांस कैसा होता है? में किसी सबसे- किसी ने रोका नहीं? लड़कियों को तो ऐसा खासकर बोलते ना हैं, ना तुम्हें तो ऐसे हमारा princess बन के हमारे रहना है। ससुराल में शुरू से ही है। नहीं हमें हाँ। जो है ना मुझे जो इसके मैके में शुरू से लड़कियों को छूट, सब अच्छा। कुछ भी पहनो, कुछ खाओ, कुछ कहीं जाओ। हमारे ऊपर कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे मेरे शुरू मुझे से याद है ऐसा। मेरे भाई तो हमें ये बोलते थे अरे जिस लड़के को पकड़ के लाएगी हम तेरी शादी कर देंगे, हमें इतना फ्रीडम था। इसके तो ये अगर आप लेकिन- बात बताओ तो मेरे ख्याल से कब की है? 2000 के आसपास की बात? हाँ करेक्ट, उस टाइम पे क्या इतना फ्रीडम था लड़कियों को कि आप बिल्कुल। लव मैरिज हाँ। कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे पास था। इसके ये बहुत मुझे- रिश्ते आए, किसी का पंजाबी, कोई हमारे त्यागियों में यू है भाई त्यागियों, लेकिन फिर भी छूटे। अब क्या हुआ, वो बस वो था ही बस इसका इतनी दूर का। और शादी मैंने और अरेंज इसका किया। भाई तो मना किया, इसका भाई मना करा। बेस्ट ऑफ द स्कूल गाइज, बेस्ट ऑफ द कॉलेज गाइज, बेस्ट इन माय एवरी फील्ड। मतलब जो चाहते थे एक्चुअली आगे बढ़ना, लेकिन पता नहीं क्यों कि शायद हमें फ्रीडम मिला था ना इतना ज्यादा, तो कभी मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में था नहीं कि मैं मतलब बॉयफ्रेंड बनाऊं, या मेरा कभी भी इंटरेस्ट इस तरफ मेरा कुछ सोच ही नहीं थी, कोई जीरो नील सोच थी मेरी। और क्योंकि हमारे भाई लोग बोलते भी थे भाई देखो क्या है, तुमको कोई पसंद हो या जो तुम जिसको पकड़ के लाओगी हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। बहुत बड़ी सोच है अपने आप में। बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने माइंड से, मुझे हमेशा यही था जहाँ मेरी फैमिली बोलेगी मुझे वहाँ मैरिज करनी है, मेरे माइंड में क्लियर था। बहुत तुलसी बहू बनना था आपको। शादी भी जल्दी होगी। शादी, अच्छा हाँ, शादी किससे होता है? शादी कितने साल में 22-23 साल की ही हो। इसने बहुत मना करी, उस टाइम ही सर्विस कर रही। हुई? अच्छा अपनी गाड़ी से जावे, अपनी गाड़ी इसने इसके भाई ने ऐसा गाड़ी अलग दे रखी, उससे जाए करे सुबह आवे। तो फिर आपने क्यों कराई शादी अब इतनी जल्दी? बस वो जो कहते हैं ना कुछ जोड़िया संजोग हो, कुछ टाइम हो, और वो बहुत मना कर इसके भाई ने कोई अभी रहने दे शादी को, इतनी दूर ना करें। बस घर बैठे बैठे ना तो हम पुणे गए, वहीं से एक रिश्तेदारी भाई वहीं से मगा उधर का लड़का खां वे फैमिली आ गई देखने को। आए के उनने इसके इंग्लिश में सारे इंटरव्यू लिए उस टाइम। अब ये तो खूब पढ़ी लिखी, इन्होंने सब फटाफट इसने सब करे कि हमने किसी ने कही वो करो, मेकअप करो, फला करो, इनने कही मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसी दूंगी इंटर। लड़का भी आ गया, वो भी आ गई, बल्कि किसी और लड़के को देखने जा रहे वे उस टाइम लड़की को। तो फिर वह गई ना। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे लाइक शादी से पहले आप जॉब वगैरह करती थी, खुद से गाड़ी चलाती, सारी चीजें थी, तो शादी के बाद आपने लाइक ये सब कंटिन्यू क्यों नहीं करा? एक्चुअली शादी से पहले जो जॉब मैं करती थी वो मैं बहुत मतलब मेरा जो थॉट था ना वो सिर्फ एक वो एक्सपोजर लेने के लिए, मज़े के लिए, एक हॉबी के जैसे एक शौकिया तौर पे मैं करती थी। सो माइंडसेट ऐसा नहीं था करियर बनाना है या कुछ गोल नहीं था कि जॉब को लेके जैसे करियर सेट करने का, वो एम कभी भी नहीं रहा है। पता नहीं क्यों कंफर्ट जोन में ही रही हूँ मैं माइंडसेट से। सो इसलिए बाद में भी क्योंकि मैं पहले से करती थी तो बाद में जो सिचुएशंस थी वो उतना एक्सेप्टेबल भी नहीं हुई, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरा माइंडसेट भी वैसा नहीं था। So I continued with my homemaker life and I was very happy
इन दैट सर्विंग फूड और ये सब सबका वो सेवा करना, तुलसी रानी टाइप्स बहू बन के रहना, वो मैं इंजॉय भी बहुत कर रही थी। तो महाराष्ट्र में क्या अलग लगा आपको दिल्ली से, क्योंकि आप लाइक पूरा बचपन आपका दिल्ली में गुजरा है और देन सडनली आपकी शादी हो गई महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली उस टाइम पे काफ़ी एक कल्चरल शॉक बैठा था, एग्जैक्टली उस टाइम पे जिस टाइम मेरी शादी हुई, आई शिफ्टेड टू महाराष्ट्र। लेकिन आज के टाइम में मैं बोलूँगी मुझे वो एरिया में ज़्यादा बेटर लग रहा है। सेफ्टी को लेके हाँ, मतलब हर तरह से एनवायरनमेंट के बेस पे देखें या बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट बेस पे देखें, बट हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए, वो सब एनवायरनमेंट एकदम से अलग था। अब मेरे इसी में एक क्वेश्चन अचानक से मुझे पूछना है, लाइक जैसे हम टीवी में या फिर रील्स वगैरह में देखते हैं महाराष्ट्र में मराठी बोलनी पड़ेगी, हिंदी नहीं चलेगा, तो ऐसा है वहाँ पे सच में? नहीं, मैंने ये सिर्फ रील्स में ही देखा है, मैंने फेस टू फेस ऐसा कभी कहीं नहीं देखा है कि ऐसा फोर्स किया जाता है। उल्टा मुझे तो फोर्स, मुझे लोग बोलते मैडम हिंदी बोल लो प्लीज। मुझे मैं कोशिश करती हूँ, अगर सामने वाला कोई मराठी है तो मेरे को समझ आ जाता है मराठी है, तो मैं उनकी बातें उनसे क्वेश्चन भी मराठी में करती हूँ। एक बार बोल के दिखाइए मराठी में कैसे बोलती है, हम भी सुनना चाहेंगे। तुम्ही विचारा मला काहीतरी क्वेश्चन, आम्ही आन्सर देणार तुम्हाला मराठीमध्ये। क्या इसमें ये बोला है कि आपने क्या बोलते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं मराठी में एग्जैक्टली मराठी आप समझ पाओगे, उसके कुछ वर्ड्स आप समझ पाओगे, काफी सिमिलर होते हैं, तो इसलिए आपको भी आती है मराठी? मुझे नहीं आती। जब इसके मैं चली जाऊँ ना वहाँ, इसके चली जाऊँ, एक हफ्ते हो रहे हूँ, तो वे जब भाई आवे वे आपस में बोल रहे हैं तो मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ता। ऐसा लगा जब आपस में बड़ 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 ये समझ ले सारे, मैं इससे पूछे करूँ क्या कह रही है, कोई ऐसा कह रही है, ये तो शुरू से ही समझ ले सारे। तो जैसे आप बता रही थी ना कि आप जो है कोच भी हैं और जो है 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी, लाइक वो आपने एशियन चैंपियन है ना, तो ये सब जर्नी स्टार्ट कैसे, आप बताइए कि जब आपने सोचा कि अब मुझे जो है वेट लिफ्टिंग में जाना है, तो स्टार्ट कैसे हुई, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लोग बुली करते हैं आपको, जो है समाज वाले ही होते हैं, ताली मार मार के इंसान को घर में बिठा देते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, लड़की हो आप, क्यों करोगे ये वो। तो आपके साथ ही वही सब कुछ, वो जर्नी कैसी थी पूरी की, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी, वो आप एक्चुअली इट स्टार्टेड विद अ क्यूरियोसिटी फर्स्ट, तो कुछ मालूम नहीं था करना क्या एग्जैक्टली क्या होना है। पावर लिफ्टिंग केम मच लेटर, तो जब ये पावर लिफ्टिंग मेरे सामने आई तो मैं उससे पहले से ही जिमिंग लाइन में थी, मैं उससे पहले से ही मेरा ट्रेनर कोर्स कर रही थी, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर रही थी, और पावर लिफ्टिंग मेरे सामने आया तो सबसे पहले जो मेरी सोच थी कि ये एक गेम है और मुझे खेलना है। मुझे अप्रोच किया गया, बताया गया ये एक चैम्पियनशिप है, यहाँ पर आपको स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट करना है। पावर लिफ्टिंग इज़ अ सेट ऑफ 3 इवेंट्स, तो उसमें आपका जो हैवीएस्ट टोटल होता है दैट विन्स द गेम। सो जब मुझे ये बताया गया तो मैंने ये मतलब मेरी सोच थी ये तो मैं रोज़ जिम में कर रही हूँ, सो मेरे लिए ईजी होगा गेम। तो इस सोच के साथ मैं उस चैम्पियनशिप में गई कि ओ इट विल बी वेरी इजी मेडल फॉर मी बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम डूइंग एवरी डे। ये सोच के साथ शुरू हुई। और बहुत सालों पहले मैंने आपको बताया कि जो एक इमोशनल हरासमेंट की लाइफ को जब मैंने अपोज करना शुरू किया तो मुझे और बड़ा हरासमेंट झेलना पड़ा, और तब मैंने एक अपने माइंड में सोच बनाई थी कि अब तो मुझे दुनिया में नाम करना है। सो आई थिंक वो एक क्रम बोलते हैं ना, जब आप कुछ शिद्दत से मांगे तो पूरी कायनात, शाहरुख का डायलॉग है कि आपके लिए काम करने लगती है। आई थिंक मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तो मैंने पहले सोचा कि दुनिया में नाम करना है, और उसके कुछ सालों बाद पावर लिफ्टिंग मेरे सामने आई और मैंने आगे बढ़ती चली गई। एंड जैसे अंदर गई तो फिर इट्स लाइक अ पैशन। एक बार आप, ये एक नशा है, ये जो करते हैं पावर लिफ्टिंग वही समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये वो नशा है जो आप छोड़ नहीं सकते, फिर आपको आगे ही बढ़ना है, इसमें आगे ही बढ़ना है। तो ऐसे थॉट नहीं है कि फीमेल हो तो कुछ ऐसे जॉब वॉब कुछ अलग लाइन में जाया जाए? एक्चुअली लोग आपको बहुत डिफरेंटली देखने लगते हैं। जो कर रहा है उसके माइंड में कुछ अलग फीलिंग नहीं आती कि हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं, हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आती। लेकिन जो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है हमारी तरफ देखने का, वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है, बिकॉज पावर लिफ्टिंग इज अ मेल डोमिनेटिंग गेम। सो जो मतलब हम अपने पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट हमें लोगों से मिल रही है जस्ट बिकॉज वी आर इन द मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट, तो ये एक एडेड एडवांटेज ही हो गया फीमेल्स के लिए। तो सो रादर देन इसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह ना लेके एक पॉजिटिव पॉइंट में लेना चाहिए, क्योंकि वी आर अर्निंग रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज वी आर इन दिस स्ट्रेंथ गेम। तो आप मुझे बताइए, जब लाइक इन्होंने जब स्टार्ट करा था तो आप भी गई थी वहाँ?
जब मैं पहली तो मैं चैंपियनशिप कई बार गई हूँ पुणे, इसके पास रहा हूँ मैं एक हफ्ते। तो ऐसे कभी डर नहीं लगा कि लाइक, क्योंकि मैंने तो जितनी जिम की वीडियोस देखी है, कभी हाथ टूट जा रहा है किसी ना का, मैं तो और करके आवे उसमें, इसके वहाँ बैठ के, और इसकी माँ का कैसी मशीन है कैसी कर ले वहाँ बैठ के। अच्छा। नहीं हाँ, वो अच्छा पूछ रहे हैं लगा। कि मेरे लिए क्या सोचती इसके लिए तो अब भी है, जैसे ज्यादा भारी उठा हुआ है ना भार भी, 115 का 120 का बताई करे आवे उसमें इंटरव्यू में उनमें, अब थोड़ा लगे तो वो ऐसा। पर हाँ यूँ- वो आज भी डरते हैं, हाँ, वो पर आज भी यूँ है मुझे भाई बोलते चलो हैं। जो है। और अगर मान लो आज किसी को जाना है पावर लिफ्टिंग में, तो क्या क्या बातों का उसको ध्यान रखना है, और लाइक कैसे, लाइक ऐसे नहीं है ना कि आज मैंने शुरू करी मैं सीधे ही स्टेट लेवल पे पहुंच जाऊंगी, exactly. ऐसे नहीं होता है। तो लाइक वो टिप्स वगैरह जो भी आप दे एग्जैक्टली सकें। एक्चुअली लोगों की सोच आजकल ऐसे ही हो गई है, तो इस गेम में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ भी रहे हैं और उतना ही जल्दी गेम से बाहर भी हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ इसी सोच से आ रहा है कि हमको मेडल जीतना है, हमको बस मैं पोडियम पे ही जाना है, हमको बस वर्ल्ड चैम्पियन ही बनना है। ये सोच के साथ आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सोच के साथ गेम को खेलना ये एक उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। जैसे कि आपने मतलब अगर आप बिगिनर हैं, आप इस गेम में जुड़ रहे हैं, सो आपका फोकस मेडल या रिजल्ट पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोकस उधर है तो आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय गेम में नहीं टिक पाएंगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच रिजल्ट्स पे आके स्टक हो गई है। आपको सिर्फ यही सोचना है, जो टिप है वो यही है कि आपको चूज़ करना है डिसिप्लिन, ना कि मोटिवेशन। आपको चूज़ करना है परफॉर्मेंस, हार्ड वर्क, डेली कंसिस्टेंसी, डेली वर्कआउट, डेली आप क्या कर रहे हो उसके लिए, ना कि रिजल्ट्स। और आपको फोकस करना है, सबसे बड़ी चीज़ जो है जो लैक करते हैं लोग, कंसिस्टेंसी। रिजल्ट सबको चाहिए, लेकिन उस रिजल्ट के लिए एक कंटिन्यू एफर्ट डे इन डे आउट ओवर मंथ्स लगता है, ओवर ईयर्स लगता है। सो इसको बहुत फास्ट रिजल्ट लोगों को चाहिए। आज उन्होंने ज्वाइन किया तो बस 2-3 महीने में स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो हमको खेलना है, हमको मेडल लाना है, नहीं लाए तो हो गए डिसअपॉइंट। तो ये सोच नहीं रखनी है, चेंज करना ही पड़ेगा माइंडसेट। तो असली विनर वही है जो रिजल्ट और मेडल पे फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस आपको डिफाइन नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने ऐसे भी सुना है कि आप ना इस सब के साथ ना लोगों को गाइड भी करती है, लाइक जो आपके साथ आपके पास फीमेल्स आती है, आप उनको गाइड भी करती है, लाइक लाइफ को लेके, लाइफ कोच एज वो भी है। तो वो थोड़ा सा बताइए, काउंसलर, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि लाइक ये कैसे थॉट आया कि लाइक लोगों को भी बता सकते हैं। नहीं, मुझे थॉट नहीं आया, मेरे पास रियल लाइफ केसेस ऐसे आए। मतलब मेरे पास ब्रेकअप केसेस आए, मेरे पास लो कॉन्फिडेंस केसेस आए, मेरे पास जो लोग अनलव्ड फील कर रहे थे वो केसेस आए, मेरे पास वो लोग आए जिनके पास टाइम ही नहीं है कुछ भी करने का, बट करना बहुत कुछ है, बहुत अलग अलग तरह से। लेकिन अल्टीमेट जो मैंने उनको जो थेरेपी दी वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही दी, और एक वेट ट्रेनिंग ने ही उनके इस तरह की सभी समस्याओं का एक ही हल है, वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स भी विमेन को इस चीज़ में लाने के लिए, वेट लिफ्टिंग में लाने के लिए, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में लाने के लिए। पावर लिफ्टिंग तो देखो गेम है, हम प्रमोट करते हैं पावर लिफ्टिंग, क्योंकि जब आप कोई गेम से जुड़ते हैं तो आपके पास गोल्स होते हैं कि अब हमें खेलना है, किस लिए खेलना है, हमको पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। सो आपके पास एक कंटिन्यूस एक गोल है, वो डेली वर्कआउट करने के लिए, तो वो हमेशा आप बेटर रहेंगे, यू विल बी ऑलवेज अबव एवरेज, आपकी कंसिस्टेंसी बेटर रहेगी जब आप एक सेट गोल लेके चलते हैं, रादर देन कि आप रैंडमली जिम हिट कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती। सो ये रीज़न है, बट अल्टीमेटली एक रीज़न सबसे बड़ा है जो मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेके भी है। मैं एक्चुअली बहुत दिल से चाहती हूँ कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट्स उठाना, डंबल, बारबेल, लोहा उठाना, ये फीमेल्स को ज़रूर करना चाहिए। ये उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज दे सकता है, उनकी थिंकिंग, उनकी जो एक लिमिट वो खुद से बना के रखती हैं दिमाग में, थॉट्स में, फिज़िकल लिमिट सेट हो जाती है, मेंटल लिमिट सेट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू देता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फॉर श्योर। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली चैलेंजिंग वे में बोल सकती हूँ, जो लोग वेट ट्रेनिंग, जो फीमेल्स आगे बढ़ती हैं इस चीज़ में, वेट्स उठाने में,
उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है, उनका जो ब्रेन एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, दे बिकम नेक्स्ट लेवल, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत शूट अप हो जाता है। और ये मैं अपने एवरीडे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आई रन माई ओन जिम, आई टेक पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस, आई टेक स्पिनिंग, आई टेक मैनी अदर ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑल्सो। उन्हीं के फीडबैक से विद इन 2-3 मंथ्स मेरे पास वही जो लो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे होते हैं, बहुत सारी समस्याओं के साथ, जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत बेहतर महसूस करने लगते हैं। और अल्टीमेटली सब एक ही एम के साथ आते हैं, फैट लॉस, आते इसी एम के साथ हैं। इस प्रोसेस में जब वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत बार उनको फैट लॉस नहीं भी मिलता है, बट दे स्टार्ट फीलिंग सो बेटर अबाउट देमसेल्व्स। मेरे ना कुछ क्वेश्चंस भी थे, लाइक जैसे ना आपने बताया जिम को लेके लोगों के ना मिथ्स भी बहुत सारे हैं। जैसे पहला मिथ मैं अगर आपको बताऊं तो लोगों को ये लगता है कि अगर आपकी छोटी उम्र में, लाइक जब आपकी मतलब हाइट बढ़ने की उम्र है तब आपने जिम ज्वाइन करें तो आपकी हाइट रुक जाती है। एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा फियर है और ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं थॉट्स के साथ, कितनी भी अवेयरनेस फैला दें, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारे बच्चे की हाइट तो नहीं रुक जाएगी। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं। तो ऐसा होता है क्या या ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। और इसका जो एग्जाम्पल है मैं खुद अपने ही बच्चों का बताना चाहूँगी। मेरी बेटी जब 10 इयर्स की थी, थोड़ा चबी चबी थी और उसका जो बर्थ लेंथ थी वो काफ़ी कम थी उसकी, जो मेरे दूसरे बच्चों से काफ़ी कम लेंथ थी। तो मुझे भी थोड़ा डाउट रहता था उसकी हाइट पे जाएगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जब वो 10 इयर्स की थी तो हमारा जो लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ, हम लोग जिम में पूरा टाइम यही करते थे, वर्कआउट मेरे साथ वर्कआउट करती थी, प्रॉपर फुल डाइट अच्छा लेती थी। उसकी हाइट विद इन 2-3 मंथ्स हाइट शूट अप हो गई, काफ़ी अच्छी हाइट निकल गई। और जिन लोगों ने प्रैक्टिकली लाइव उसको देखा है तो वो लोग तो आज वही विश्वास रखते हैं मेरी बात पे भी, और जिन्होंने लाइव देखा है तो वो उनको मालूम है ये चीज़ कि नहीं, उल्टा बेटर हो जाती है। अच्छा, और हाइट जो है ना, आपको मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, हाइट मेनली डिपेंड होती है आपके डीएनए पे। हाइट का ऐसा नहीं होता है कि भाई जिम करने से रुक जाएगी या जिम करने से निकल जाएगी, वो भी ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन कहाँ पे हम लोग सपोर्ट हमें मिल सकता है हाइट में, कि बहुत बार कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, बहुत बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, बहुत बार पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, या कुछ भी चेंजेस बॉडी में होने की वजह से, कुछ भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से बॉडी की हाइट रुक जाती है, जो कि डीएनए के थ्रू है वैसा हाइट। तो वो चीज़ें ज़रूर वेट ट्रेनिंग के साथ अचीव की जा सकती है। वहाँ वो उन सभी फैक्टर्स पे काम करके जो उसकी नेचुरल डीएनए हाइट है वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देगा। ये इसलिए उसमें चेंजेस आप देख सकते हैं। जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो बच्चे, उनकी हाइट में आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। और ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा मेरे बच्चे के साथ। अच्छा, एक दूसरा मिथ ये रहता है लोगों का कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको जो है प्रोटीन जो आते हैं ना आजकल, वे प्रोटीन, वो आपको लेने ही पड़ेंगे। लाइक घर के उससे कुछ नहीं होता। मान लो कोई इंसान है, लाइक वो घर पे रहता है, लाइक गांव वगैरह पे रहता है, और वहाँ पे लाइक उसको ये सब चीजें ट्राई करनी है, लाइक वो जिम तो उसने ज्वाइन कर लिया, पर ये सारी चीजें थोड़ी अफोर्ड कर पाएगा वो कि भाई वे प्रोटीन भी लेना है, लाइक इतने महंगे महंगे स्टीरॉइड्स लेने हैं। तो उनके लिए क्या मतलब ये वाला भी रहता है ना, लोगों को प्रोटीन लेना ही लेना है। अब जो आपका एक सवाल है ना, उसके अंदर से 3-4 चीज़ें आई हैं जो हम जिस पे बात कर सकते हैं। पहले आपने बोला प्रोटीन लेना है और ये इतने महंगे स्टेरॉइड लेना है। सो सबसे पहले एग्जैक्टली प्रोटीन को एक स्टेरॉइड की ही जोन में डाला जाता है। तो ये स्टेरॉइड नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। करेक्ट। नंबर 2, प्रोटीन को लेके बोला जाता है कि प्रोटीन काफ़ी डेंजरस है। वो बात सही है, प्रोटीन डेंजरस नहीं है, बट जो नकली प्रोटीन के नाम पे डब्बों में बेचा जाता है आज के टाइम में, क्योंकि प्रोटीन पाउडर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, डिमांड बहुत बढ़ गई है। प्रोटीन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। वो दूध से बनता है। वो दूध को जब पनीर बनाते हैं, और जो वे वाटर रहता है, मतलब पनीर बनता है, वो हो गया केसीन प्रोटीन, और जो उसका पानी बचता है उसको ड्राई किया जाता है, उसमें से लैक्टेस को निकाल लिया जाता है, सुपर फिल्टर करके ये प्रोसेस चलता है, तो उसमें से उसको ड्राई फॉर्म में फिर वो प्रोटीन बनता है। मैंने इसी पे मेरा एक होता है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो कुछ ऐसे बॉम्ब्स वगैरह थे, उनको बाल भूल के पता नहीं उनसे बनाया था। मैंने ऐसे कहीं मैं रील में देखा था ये। मैंने नहीं वो कुछ और होगा। नकली भी कर रहे हैं आजकल।
नहीं वो कुछ और होगा। नहीं मैंने देखा ना, मैंने कहा ऐसा बनता है क्या प्रोटीन में? मेरी तो ये हो गया, डाउट हो गया, मैंने कहा लोग कैसे लेते हैं इसे फिर जो नहीं लोग- नहीं नहीं, जो प्रोटीन है वो दूध से ही बनाया जाता है, इसलिए ये अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। मतलब आप अभी देख लीजिए 1 लीटर दूध को अगर आप पनीर बनाएंगे, कितना उसमें से वो पानी बचने वाला है, कितना वो केसिन प्रोटीन का मतलब है जो स्लो डाइजेस्टिव है, जैसे पनीर है तो उसको ड्राई फॉर्म में बेचते हैं, उसको केसिन प्रोटीन बोलते हैं। जो पानी बच गया उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। अब वो जो पानी बचा है वो पूरा प्रोटीन नहीं है। अब आप उसको पिएंगे, आप बोलेंगे मैं प्रोटीन शेक पी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसके अंदर कार्ब्स भी हैं, उसके अंदर लैक्टेज भी है, उस सबको भी निकालना पड़ता है, फिर जाके वो प्रोटीन बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 लीटर दूध में से कितना ही प्रोटीन पाउडर निकलेगा, हार्डली। सो इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसकी जो मार्केटिंग है या इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है, तो वो डेंजरस है डेफिनेटली। आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो डेंजर है, आप कौन सा वाला ब्रांड ले रहे हैं वो डेंजरस है। प्रोटीन की बात जब आती है, प्रोटीन डेंजरस नहीं है, एक वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, मस्ट है वो। मैंने ना एक रील देखी थी जिसमें जो है एक 80 ओल्ड या समथिंग 80 के आसपास की होंगी, 68 80 के आसपास ये कुछ है ना, तो वो जो है मदर भी, मैंने उनको देखा था वेट लिफ्टिंग करती है, आई दिल्ली की ही है वो, हरियाणा दिल्ली समथिंग की है। तो आपने ऐसे कभी अपनी मदर को नहीं बोला कि आप भी शुरू करो? मैं चलो तो जिम बहुत चलते बार हैं। बोला है अपने घर वालों को, और मैंने ये भी बोला है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं तो हमारे घर वाले सुनते ही नहीं है, कोई क्यों नहीं आप ऐसे सुनता। क्यों करती है? मतलब क्यों जब आपकी बेटी सिखा रही है आपको, उनका खुद का जिम है, आप वहीं चल जाया करे। चली जाऊँ मैं तो एक हफ्ते को 12-12 दिन रहा हूँ कभी कभी। अब तो हो ऐसे गए जिम नहीं 2-3 जाती आप साल। ऐसे कि उनके साथ वेट उठाने चले नहीं, वैसे मैंने योगा वोगा सीख रखी है, पर अब करती नहीं। मैं ये मैं तो बात बहुत आलस आवे एंकरेज अपने करती लिए। हूँ उनको कॉल पे भी नहीं, कि मैं नहीं जरूर अभी सीख करना। रखी थोड़ी। अच्छा। नहीं, हमारे जो गृहिणी है ना, उनके माइंडसेट पे काम करना आज भी बहुत डिफिकल्ट है। उन लोगों को मनाना वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत बड़ा टास्क है। नहीं चाहिए उनको, वो लोग बोल देते हैं नहीं चाहिए हमको उतना, हमको नहीं चाहिए उतनी अच्छी बॉडी, उतनी अपने अच्छी लिए है। आलस भी था वे। हाँ ये देख लो आलस आता है। पहले हम कर ले, मैं अच्छे जावे 1 बजे आप बिना खायो, वो सिखाने वाला हमारा रामदेव का, बल्कि वो अच्छा। वहीं से आया। तो अब फिर सब छोड़ के हाँ, गया? अब मोटी मोटी और वे उन पे हुए ना, अब मैं अच्छी तरह कर दे। एक्चुअली ये भी माइंडसेट है ना, अगर हमारे लेडीज मोटे नहीं है तो उन्हें लगता है हमें जरूरत नहीं है कुछ भी करने तो की। मैं यूँ कह दे, अरे देख लो ताई न देख लो, हरियाणे का, अरे ताई न देख लो कैसा बढ़िया करा, पैर ठाने का वैसा, और वो सरफ का, जन कितने हैं वे, तो सारे सीख लिए। और बस अब आलस आ गया था, अब कई साल हो गए। तो ऐसे आपको क्यों लगता है ऐसे फीमेल्स के अंदर ऐसा क्यों आ जाता है कि लाइक हम पतले हैं तो हम फिट है, हमको क्या जरूरत है जिम जाने? फीमेल्स का जो माइंडसेट है ना, फीमेल्स इज ऑल अबाउट जस्ट लुकिंग गुड, नॉट फीलिंग गुड। ये हमारे महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। दे जस्ट वांट टू लुक गुड बाहर से, अंदर से चाहे वो पूरा क्रैश्ड है, वो अपनी सोच को इतना लिमिट कर रही है, वो अपने आप से सिर्फ इतना मांगती है मैं इस कपड़े में फिट हो जाऊं, वो सिर्फ कपड़े में फिट होने की बात कर रही हैं। इसीलिए तो आज हमारी महिलाएं सोसाइटी में फिट होने के लिए उनको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू फिट इन। उनको ये नहीं पता कि फिट इन जैसी चीज़ उनके डिक्शनरी से आउट होनी चाहिए। हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने रिस्पेक्ट को लेके, अपने डिग्निटी को लेके, और हम खुद अपने आप को एक कचरे के जैसे ट्रीट करते हैं when nobody is watching us। only जब हम लोग तभी तक सही हैं जब तक everybody is watching us। जब हम we are nowhere in picture, nobody is there in the picture, तो how do we want to treat ourselves? कचरा। उनको कुछ नहीं पड़ी वो कैसा महसूस कर रही है, उसको पता ही नहीं है, उसको अंदर से is she feeling good, is she feeling branded, is she loving herself enough, is she pampering herself enough? If she is in a bad mood, is she treating herself with a chocolate? No, she will expect he should bring me a chocolate। एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी, तुम खुद के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। दैट्स वेयर द इमोशनल इनसिक्योरिटी कम्स। कई बार ऐसा भी होता है ना किरण जी आपके साथ की लाइफ में ना, आपको ऐसे बहुत डाउन फील हो रहे हैं, आप वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग ना अपने आप को ऐसे बहुत डाउन फील करने लगते हैं, फिर हमको लगता है कि गिव अप कर देते हैं, अब नहीं हो पाएगा शायद। तो ऐसे कभी सिचुएशन आती तो आप क्या करती? एक्चुअली कितना भी माइंडसेट स्ट्रांग हो, लेकिन कभी ना कभी लगने ही लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है, प्रेशर डील नहीं हो रहा है, गिव अप हो रहा है। तो मेरा जो बेस्ट आउटलेट है, मैं अपनी माँ को कॉल करती हूँ, और जब वो जिस तरह से मैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करती हूँ,
वो बहुत अच्छा मुझे रिलैक्स फील करा देती है एंड मैं एक्चुअली बहुत बेटर फील करने लगती हूँ। और अब तो मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि मुझे जब भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, तो मैं इमीडिएटली मॉम को कॉल करके बोलती हूँ, मम्मा प्लीज़ प्रे करो ना, मैं ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड सच बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैं जिस भी समस्या के साथ उनको बोलती हूँ, मम्मा मेरे लिए प्रे करो, आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे वो चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती है, मेरी वो समस्या सुलझती चली जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं तो अब मेरा पहला कॉल मॉम को ही होता है। तो आपको कैसा लगता है जब आपकी बेटी कॉल करती है? कभी कभार ऐसे दिल भी तो टूट जाता है, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, अब मैं यहाँ हूँ, इतनी दूर हूँ। हाँ वो तो हुआ है महसूस थोड़ा, ये माँ होती तो कुछ उसकी सहायता करती, कुछ अकेली है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसमें लगा है थोड़ा। यही तो दिखाते हैं हाँ कि तो बेटी और अम्मा मैं की जा जोड़ी नहीं कैसी होती सकती है। वहाँ, रह नहीं सकती इतना। तो जैसे आपने ना 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन आप बनी है, तो वो ऐसा कौन सा आपका कंपटीशन था जो आपको ना इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ लगा हो? इमोशनली टफ से ज़्यादा मैं बोलूँगी जो मेरे लिए बहुत ख़ास था, मेरी फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थी क्योंकि वो मेरे जो बहुत सालों पहले कभी मेरे अंदर थॉट आई थी कि मुझे दुनिया में नाम करना है, वो एक्चुअली में पूरी होने जा रही थी। और वो किस तरह से, किन रास्तों से होते हुए मैं वहाँ तक पहुँची, तो मेरे लिए बहुत ही करीबी वो मेरी फर्स्ट चैम्पियनशिप में मैं साउथ अफ्रीका में मैंने खेली थी। मेरे लिए वो बहुत मेरे दिल के करीब है आज भी। और मैंने उस पर, मुझे याद है मैंने सॉन्ग भी डाला था, बादल पे पाँव है। एक्चुअली मैं लिटरली वो एक एक वर्ड, एक एक लिरिक को मैं, वो मेरी लाइफ थी, तो वो मेरे बहुत करीब है वो। तो ऐसे भी तो होता होगा ना, कई बार आप चैंपियनशिप्स वगैरह में जाती हैं, सेटबैक्स आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इंजरीज वगैरह हो जाती है, तो उससे आप बाहर कैसे निकलती, यस, कोप अप कैसे सेटबैक्स करती? आते हैं, बहुत बार बॉडी साथ नहीं देती है। हमने तैयारी पूरी की हुई है लेकिन बॉडी परफॉर्म नहीं कर रही है बिकॉज इंटरनली बहुत कुछ चल रहा होता है जो हमें नहीं मालूम क्यों नहीं कर रही है। बहुत ख़राब लगता है, बहुत रोना भी आता है, लेकिन बस बहुत जल्दी उससे बाहर निकल जाएं वो अच्छा है। और इंजरी से देखो क्या होता है, एक फियर बैठ जाता है। सो उसके लिए जस्ट आपको रीवायर करना है अपना ट्रस्ट, हमारे नर्वस सिस्टम को वो रीवायर करना है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। उतना समय, उतना पेशेंस रखना है वहाँ पे, इंटेंसिटी के पीछे नहीं भागना है। स्मॉल बेसिक मूवमेंट, स्मॉल डेली टारगेट लेके चलना है कि उस पेन को कैसे ख़त्म किया जाए। उस इंजरी के होते हुए भी आपको मूवमेंट बंद नहीं करनी है। आपका जो गोल है वो है, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जस्ट आपका जो उसका स्टाइल है, पैटर्न है, वो चेंज होने वाला है। अभी लास्ट ईयर ही सोनिका यादव का नाम आपने सुना था, जिन्होंने प्रेगनेंसी में भी वेट उठाया था, डेडलिफ्ट, है ना, काफी सुर्खियों में आई थी, तो क्या वो सही था? लाइक बिल्कुल सही था। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप सडनली कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वो पहले से ही अगर आप गेम खेल रहे हैं और उस बीच में प्रेगनेंसी आ रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो बिल्कुल हार्मलेस है और बहुत पर्सनली बहुत देखने में मुझे खुद अच्छा लगा। और यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू, अगर आपकी सब कंडीशंस बराबर हैं, परफेक्ट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई स्पेशल कंडीशनली प्रेगनेंसी नहीं है तो। नहीं, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना, लोग आज भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वेट लिफ्ट, डेड लिफ्ट खास करके महिलाओं के लिए तो नहीं है। उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है कि ये सिचुएशन में भी वो देखो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं अप्रिशिएट करने की जगह। बट दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू लिफ्ट वेट्स इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट अंडर गाइडेंस, नॉट बाय योर ओन सेल्फ। आपका ना जिम भी है, लाइक K5 फिटनेस करके समथिंग, राइट। तो लाइक जिम पे जाना, फिर अपने जो है कंपटीशन की तैयारी करना, फिर घर भी देखना, सब चीज़ें मैनेज कैसे करती है आप? एग्जैक्टली, ये जो मल्टीटास्किंग है ना, आई थिंक जो हम वेट्स उठाते हैं ना, लोहा, वो हमें प्रिपेयर कर देता है हर चीज़ के लिए। इसीलिए मैंने बोला ना, ये एक थेरेपी है। सो ये जब हम उठाते हैं, दैट विल प्रिपेयर यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड वन ऑफ देम इज़ मल्टीटास्किंग। और विमेन को मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही है हमारी, मतलब हम बच ही नहीं सकते। हम हर विमेन अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग कर ही रही है। सो वो अगर वेट लिफ्टिंग करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प ज़रूर मिलेगी हाउ टू हैंडल, हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर। बिकॉज प्रेशर आता है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, प्रेशर आता है, गिव अप करने का मन करता है। एंड आई एम अ वन वुमन आर्मी। मैं तो बहुत कुछ, मैं एथलीट हूँ तो मुझे मेरा पर्सनल गेम भी देखना है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी ले रही हूँ तो मुझे मेरे मेंबर्स का भी गेम भी देखना है, उनके गोल्स भी देखने हैं। उसी तरह मुझे मेरे
न्यूट्रिशन भी मेरा एक लाइन है, वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, वो भी देखना है मुझे, मेरे घर के काम भी देखने हैं मुझे, अपनी कुकिंग भी देखनी है, अपने बर्तन भी धोने हैं, मेरे को कपड़े भी धोने हैं। मैं अपना हर काम खुद करती हूँ क्योंकि मेरी सोच है मुझे डिपेंड नहीं रहना लाइफ में, मुझे इंडिपेंडेंट, मेरी मेड आए ना आए मेरा काम चलते रहना चाहिए, मेरे कोई काम मेरा रुकना नहीं चाहिए। मैंने अपने आप को उस तरह से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर किया और मेरा लाइफस्टाइल वैसा ही है। बहुत चीज़ें मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, मैं नहीं करती। जब तक मैं करना चाह रही हूँ, मुझसे हो रहा है, मैं आई एम एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ प्रेशर, आई एम लविंग इट। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक मदर हैं आप, जैसे आप खुद एक माँ हैं और उसके साथ अपने परिवार को देखना, लाइक उस टाइम तो बच्चे काफ़ी छोटे रहे होंगे ना? हाँ, और मेरे बच्चे बहुत छोटे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे मेरे साथ हमेशा हर फील्ड में, मेरे हर कंपटीशन में वो मेरे साथ रहे हैं, मेरे प्रैक्टिस में मेरे साथ रहे हैं। सो उन्होंने वो चीज़ों को, वो मोमेंट्स को जिया है। सो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं कि वो देख रहे हैं जो चीज़ उनकी मदर कर रही हैं, जो बोल रही हैं, उन्होंने एक्चुअली वो चीज़ें प्रैक्टिकली अपनी मदर के साथ खुद की हैं। मेरे बच्चों ने वेट लिफ्ट किया है मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स देखे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है मेंटली उनके लिए भी, मेंटली बूस्ट मिलने के लिए भी, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी। तो जैसे आप अभी नेशनल लेवल पे भी एक अच्छा खासा रेफरी का रोल निभा रही है, तो ये वाली लाइन आपको ज़्यादा सही लगी या एथलीट वाली? क्योंकि अब लाइक वो चेंज हो चुकी है ना, एक स्टेप आगे आ चुकी है हम। एथलीट एनी टाइम, क्योंकि हम एथलीट जो है ना, वो जो माइंडसेट रहता है ना, वो माइंडसेट नोबडी कैन बीट दैट माइंडसेट, बीइंग एन एथलीट मोड। वो सबसे बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड है और जो एथलीट्स हैं वही ये बात को समझ सकते हैं। और दोनों के लिए मैं बोलूँगी, दोनों रोल प्ले करना इसलिए तब इजी है जब आप एक ओपन टू लर्निंग मोड में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि येस आई नो एवरीथिंग और आई नो अ लॉट, तो मतलब आप ग्रो नहीं करेंगे, ना एज एन एथलीट ना एज अ रेफरी। आपको दोनों ही रोल प्ले के लिए, बॉटम लाइन मेरे लिए तो सेम है कि इट इज़ अ never ending learning process. So I'm learning as an athlete also, I call myself a learner. As a referee also, I still call myself that I am taking that experience of learning. I'm still nowhere near to perfect in both my roles and I'm happy being that. I'm not chasing perfection in both the roles. तो जैसे रेफरी हो गए और आप एथलीट भी है, इवन तो आपका जिम भी है, तो आप थोड़ा बेसिक से हमें समझाइए कि अगर जैसे मान लीजिए आज मुझे डेडलिफ्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मेरी बेसिक प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से मुझे लाइक, क्योंकि स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, देन आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, देन स्टार्ट कहाँ से करना है, लाइक पहले कितना वेट उठाना चाहिए, कितना आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कितने तक आप जा सकते हैं हाईएस्ट? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, हमें, आपने सोचा मुझे डेडलिफ्ट करना है सपोज, तो अब आपको लगेगा बस अब तो मैं आज जाऊंगी और उठा लूँगी, जो हम रील्स में देख रहे हैं, ये इतना उठा रहे हैं, वो उतना उठा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी बॉडी के बेसिक्स पे काम करना है सबसे पहले। आपका गोल है डेडलिफ्ट करना, वो अच्छी बात है, उस गोल के साथ आप मेरे साथ आए हैं। अब मेरा काम है कि मैं उस गोल तक आपको हाथ पकड़ के कैसे ले जा रही हूँ। हमें जंप नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स के साथ जाना है। तो सबसे पहले मेरा एम होगा कि आपके जो 40 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, हम उनको लेके उन पे कैसे काम करेंगे। आपके जितने भी बोन्स हैं, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, आपके जितने भी मसल्स हैं, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। सो हमें उनके स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, आपके जॉइंट्स के स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, आपकी मसल्स के स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, हेड टू टो। सो हमें वो सब कवर करना है। हमें बहुत बेसिक्स लेवल पे हमें काम करना है। बॉडी वेट से स्टार्ट करना है, बेसिक वेरी लिटिल वेरी कंफर्टेबल बेसिक मूवमेंट्स करने हैं, स्टेबलाइजर्स पे काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप विद इन नो टाइम आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप एक्चुअली में कब अच्छे खासे डंबल्स उठाने लग गए, अच्छा खासा लोड उठाने लग गए, और आप कब डेडलिफ्ट को उठाने के लिए प्रिपेयर भी हो गए। तो ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। तो ये कॉन्वर्सेशन मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई, तो थोड़ा सा एक फन राउंड हम खेल लेते हैं, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आपको जो है एक वर्ड में देना है, एक सेंटेंस से एक वर्ड में देना है, ठीक है? स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट एनी टाइम। डेडलिफ्ट एक्चुअली मुझे पहले पूछना था, डेडलिफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। इमोशन, ये तो इमोशन है। डेड वेट है नीचे, बार है 20 kgs का ओलंपिक बार है, एंड देन दैट्स लोडेड विद योर कैपेबल लोड, जितना आप उठा रहे हैं 40 kg, 50 kg, 60 kg, एंड देन यू आर जस्ट लिफ्टिंग दैट डेड वेट
But conditions are that you need to be, it should be a good lift by the rules. Means your knees should be fully extended, your shoulders should be fully back. So there are rules that you need to also take care during the, it's not just about just lifting. You have to also check in those rules. So that's deadlift. क्या वो जो टीवी में ऐसे दिखाता है ना, उन्होंने नीचे से उठाया था ना, ऊपर तक उन्होंने वो उठा लिया बिल्कुल ऐसे. हाँ वो that's not powerlifting, that weightlifting. दोनों अलग स्पोर्ट्स हैं. Weightlifting is an Olympic sport. Powerlifting अभी तक Olympic sport नहीं है. ओके, वेट लिफ्टिंग अलग है, Weightlifting डेडलिफ्ट अलग है. powerlifting अलग है. Deadlift is a part of one of the events of powerlifting. ओके. Powerlifting is a set of 3 events: squat, bench press and deadlift. So तीनों का टोटल किया जाता है. So जो खिलाड़ी heaviest टोटल उठाता है वो विनर बनता है. ओके. मॉर्निंग या नाइट वर्कआउट? For workout, any time, whenever time is available. ट्रैवल या स्टेइंग एट होम? Staying at home. लोग कहते हैं लड़की हो मोटिवेट करता है या कभी कभार इरिटेट कर देता है. Actually मैं तो सुपर पावर मानती हूँ. क्या कभी किसी ने कहा है इतना हैवी वेट मत उठाओ? बहुत लोगों ने कहा है. मेरी खुद माँ बोलती है क्यों उठाना है इतना हैवी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. फेवरेट टाइम ऑफ डे? My tea time. जिम में सबसे ज्यादा लोग क्या पूछते हैं, टिप्स या फिर फोटोज खिंचवा लेते हैं? Tips. जिम बैग में सबसे यूजलेस चीज Hand gloves. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज? Zipper. विमेन एथलीट को मीडिया कम कवरेज देता है, इज इट ट्रू? सिर्फ विमेन एथलीट की बात नहीं करूँगी. एथलीट, हर एथलीट को मीडिया कम कवरेज देता है. हमारे इंडिया में सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल लवर्स हैं, बाकी हर एथलीट को कोई कवरेज नहीं मिल रही है. ये हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया की. एग्जैक्टली. अच्छा, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है. स्ट्रॉन्ग विमेन आर? हु आर इमोशनली सिक्योर्ड. पावर लिफ्टिंग मीन्स? स्ट्रेंथ. लाइफ का आपका कोई एक मंत्र? पीस. जीत के बाद सबसे पहला कॉल आप किसे करती हैं? गॉड. मदर वगैरह किसी को नहीं करती? सबसे पहले गॉड. विमेन इन स्पोर्ट चेंज हो रहा है या अभी लंबा रास्ता है? एक्चुअली विमेन इन स्पोर्ट्स तो चेंज हो चुका है. काफ़ी हमारे विमेन बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं. सिर्फ उनको एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, उनको उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है. तो आपको कोई एक ऐसा स्पोर्ट लगता है जो अभी भी लाइमलाइट में नहीं आया है? मैं अपने स्पोर्ट की बात करूंगी जो लाइमलाइट में नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है हमारा पावर लिफ्टिंग. अगर बार बेल जो है वो बोल सकता है, हाँ, तो आपको क्या लगता है वो आपके बारे में क्या बोलता? वो शायद बोलता थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी. इट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली एंड द क्रेडिट गोज टू द बाबल. आप दोनों में से ज्यादा ड्रामेटिक कौन है? मैं. और आप दोनों में से कौन बोलता है कि मेरी बात सुननी चाहिए? मैं. आप दोनों में से पैसे सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? मैं. तीनों बच्चे मेरे. आप दोनों में से तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन लगाता है? मैं. कौन ज्यादा जिद्दी है? मैं. वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और है. ऐसा कभी होता है कि लड़ाई हो गई बहुत. हाँ, मैं ही बहुत. लड़ती हूँ रोज. तो सॉरी कौन बोलता है पहले? मैं. अगर किसी को एडवाइस देनी है तो आप दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छी एडवाइस दे सकता है? मेरी माँ. तो पहले मैं आपसे पूछ रही थी, आपको अपनी मम्मी के बारे में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इमोशनल कुछ चीज़ें होती हैं. मैंने कभी भी अपनी मॉम को आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस में कभी भी नहीं देखा है. जो उनकी मतलब सीखने लायक चीज़ है, वो हमेशा बहुत कंपोज्ड, कंट्रोल्ड इन एवरी सिचुएशन. और आपको क्या लगता है कि आपके बेटे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरी ये है कि तो मामा अच्छे सब ओढ़ो पैरो अच्छे रहे करो, टिप टॉप से. कोई एक हैबिट जो आपको इनकी परेशान करती है कि यार ये वाली हैबिट नहीं पसंद? टू मच ऑफ थिंकिंग, टू मच ऑफ केयरिंग. और आपको ऐसी कोई आदत जो इनकी नहीं पसंद हो कि यार बहुत ज्यादा हो रही है? इसकी एक तो ये गुस्सा जल्दी आ जाए. कोई बात होगी और कुछ कह दूंगी मैं ना. हाँ, बहुत मॉम जल्दी. के साथ तो बहुत जल्दी. जब इसे गुस्सा एकदम. आवे बस मतलब मैं मैं पेशेंस नाम का मेरे कोई लेटर नहीं है व्हेन आई एम विद मॉम. मैं और फोन पहले बंद ऐसे रो कौन जाता है जैसे लड़ाई हो रही है, पहले कौन रो जाता है? नहीं, मैं आई ओनली फील बैड. मैंने बोला ना, माय मॉम इज वेरी मच कंट्रोल्ड विद हर इमोशंस. यही आ और रहा है गुस्सा. इमोशनली स्ट्रांग कौन है? माय मदर. आपका आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी माँ. अरे मैं आपसे पूछूंगी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे तो बच्चे ही है. मेरे और तो सबसे बच्चे. ज्यादा चुगलियां कौन करता है? एक्चुअली चुगलियाँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, मेरी मॉम को भी आदत आप है. दोनों में से कौन ज्यादा चाइल्डिश है? चाइल्डिश हम हमारी माँ को मानते हैं. जब वो अरे ऐसे मत करो वैसे मत करो, वो वही करती जाती हैं.
और सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट कौन करता है? मैं। अच्छा, आप दोनों में से जल्दी चीजें कौन भूल जाता है? मैं एक्चुअली मैं ज्यादा- इन्हीं की बेटी हूँ, हम दोनों सेम है इससे, दोनों को 2 मार्क्स। सच बोल रही हूँ। तो दोनों में से फिल्मी कौन है? मैं भूल जाऊं। फिल्मी? हाँ। मैं। और आप दोनों में से ज्यादा जो है ओपिनियन कौन देता है? इस बात पे मेरे ये रहेगा, उस बात पे मैं थोड़ा अपना झाड़ती हूँ। माँ है ना, तो थोड़ा सा। इसके बड़े भाई हैं तो उन्हें भी झाड़ दे तो। जैसे जो भी लोग आज जिम वगैरह करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए आपकी कोई टिप्स? बिगनर्स के लिए यस टिप्स यही है कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। यू आर टू न्यू टू थिंक अबाउट अ रिजल्ट, मीन्स यू आर टू इमेच्योर टू थिंक अबाउट अ रिजल्ट। और आपको अपने अंदर डिसिप्लिन ज़रूर लाना है। डिसिप्लिन आपके वर्कआउट को लेके, डिसिप्लिन आपके माइंडसेट को लेके, डिसिप्लिन आपकी रेस्ट एंड रिकवरी को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और तीसरा एक्चुअली बहुत सारे एडवाइस हैं बट हम टॉप 3-4 पे बात करेंगे। कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत छोटा वर्कआउट कर रहे हैं, आप 10-15 मिनट अपने आप को दे रहे हैं, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ कि कॉपी नहीं करना है किसी को। हाँ, लाइक लोगों को रहता है ये वाला ट्रेंडिंग है आजकल कॉपी करना, वो ये कर रहा है तो मुझे करना है। इतना आसान नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ना है, पावर लिफ्टिंग में, गेम में, किसी गोल्स के साथ आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर श्योर। मैंने जैसे ना आपको काफ़ी टाइम के बाद देखा है सोशल मीडिया पे, तो ऐसा क्या हुआ था कि लाइक आपने बहुत देर लगा दी सोशल मीडिया पे आने पे? ओह एक्चुअली मैंने देर नहीं लगाई। मैंने 2020 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था और मुझे लग रहा था बस मैं तो इतना अच्छा ज्ञान दे रही हूँ तो बस अब हो जाऊंगी वायरल, लेकिन पता चला मुझे वो भेजना पड़ रहा था अपने रिलेटिव्स को, बोलना पड़ रहा था प्लीज़ मेरे चैनल ज्वाइन करो, प्लीज़ ये लाइक करो। सो मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गई और मैंने वो अपना वहाँ से मैं मतलब मेरी कंसिस्टेंसी बंद हो गई वहाँ पर वीडियोस अपलोड करना। सो ट्राई मैंने किया वहाँ पर, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी ट्राई किया, 2-4 वीडियोस डाले एंड देन मैं वहाँ से फिर उसको एक पर्सनल स्पेस के जैसे यूज़ करने लग गई। अब मैंने आके जून जुलाई ऑनवर्ड से मैंने इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली यूज़ करना शुरू किया है। एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर यही है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को कंटिन्यू एक एजुकेट करते रहना पड़ेगा अपने एरियाज़ में, अपने जो भी हमारे एरियाज़ हैं जहाँ हमें चाहिए हमें अपने एक्सपर्टीज़ देने हैं, वहाँ हमें एक्चुअली खुद पे भी काम करना पड़ता है। तो अब मैं जो भी वीडियोस डाल रही हूँ वो ऐसा नहीं है मैं डाल रही हूँ, मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इन दिस प्रोसेस बहुत बार। सो ये मेरे लिए भी लर्निंग है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में फिर भी महिलाएं आगे निकल के आ रही, बट स्टिल हरियाणा हो गया, बिहार हो गया या फिर झारखंड हो गया, हाँ ये कुछ ऐसी स्पेस है ना जहाँ पे ना महिलाएं आज भी वही वाला माइंडसेट उनका है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें घर पे रहना है, बहुत मुश्किल से वो बाहर निकल के आ पाती है। उससे भी मीडिया या बाकी लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते ना तो वो भी दब जाती है। तो ऐसे में ना चाहिए होता है कि कोई आपको मोटिवेट करे, कोई आपको बोले कि नहीं यार करना है। एग्जैक्टली और ऐसा कोई नहीं मिलेगा उनको, ये भी एक फैक्ट है। ये जान लेना चाहिए हर महिला को कि अगर आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको मोटिवेट करे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे थोड़ा बढ़ भी गए किसी के मोटिवेशन से तो वहीं पे स्टक हो जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप अपने सपने किसी और के मोटिवेशन पे कभी पूरे नहीं कर पाओगे। ये जान लेना चाहिए, ये एक हार्श रियलिटी है। तो आप खुद ही अपने को मोटिवेट करने के लायक बनाएं, अपने ऊपर काम करें, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ, हार्ड वर्क है ना वो टैलेंट को बीट कर सकता है। आप उस टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए, इट्स ओके। आपको कुछ स्किल नहीं है, इट्स ओके। आपको कुछ एजुकेशन नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपना गोल हर दिन अपने ऊपर कुछ सीखने में लगाएंगे तो एक दिन आप ज़रूर बेहतर कर पाएंगे जो ऑलरेडी टैलेंटेड है, ऑलरेडी एजुकेटेड है। सो सिर्फ उनके जो वे ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क है, सक्सेस और अनसक्सेस के जस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। ये जिसने ये जान लिया उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब आप थोड़ा सा मेरे वो वाला एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक आप 3 बार एशियन चैम्पियनशिप में गई, तो लाइक वो एक्सपीरियंस कैसा था कि लाइक इंडिया से इतने सारे लोग गए हैं, लोगों ने कैसे ट्रीट करा, बाहर आप जा रहे हैं, इंडिया की टीम जाती है ना तो लाइक हमें बहुत खुशी होती है, बट वो फिर भी मुट्ठी भर लोग,
क्योंकि एग्जैक्टली वो हमें बहुत खुशी हो रही होती है, इतना लोगों को इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो अप्रिशिएट करते हैं गेम्स को, अपने इंडियन टीम को, वो लोग हमें एयरपोर्ट पे मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, आते हैं, इंकरेज करते हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। बट अगर आप देखेंगे एक जनरल लेवल पे किसी को कुछ नहीं पड़ा है आप वर्ल्ड का चैम्पियनशिप खेल के आए हो, आप एशियन चैम्पियनशिप खेल के आए हो, एक आम पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको लगता है कि अब क्या गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स जो लाइक कैसे डेडलिफ्ट हो गए या फिर आपके जो छोटे स्पोर्ट्स है रग्बी वगैरह हो गए जो अभी इस लेवल पे फेमस नहीं हुए, क्या उनको अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? आपको क्या लगता है कि क्या हाल है उनका इंडिया में? एक्चुअली थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स का सीन है कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है, वो भी एथलीट्स की ज़िद पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी यंग बच्चे भी जुड़ रहे हैं और एथलीट्स काफ़ी बड़े संख्या में जुड़ने लग गए हैं अलग अलग गेम्स। तो उसकी वजह से कहीं ना कुछ बेटर चेंजेस आ रहे हैं एंड इन फ्यूचर येस वी कैन एक्सपेक्ट इवन मच बेटर चेंजेस इन स्पोर्ट्स फॉर श्योर। इवन तो मैं कभी बार हम जब देखते हैं ना कि जैसे ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो इंडिया से ना कुछ मतलब लाइक इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ एक लोग हैं जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अच्छा लगता है आपकी रिप्रेजेंट करने एटलीस्ट को, पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ कुछ इतने से 30-40 400-500 लोग क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि हमारे सिस्टम में स्पोर्ट्स का उतना वैल्यू है ही नहीं। स्पोर्ट्स, और अगर आप बहुत जो कंट्रीज़ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे हैं उनके देखेंगे, उनके स्कूल के जो एकदम जो प्राइमरी क्लासेस हैं वहीं से स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उनके पीरियड्स रहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ नाम के पीरियड स्कूल में होते हैं, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे स्पोर्ट्स को उतना महत्व आज भी हमारे स्कूल्स में नहीं है। सो ये जो सिस्टम है वहीं से स्टार्ट होता है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को लेके हमारे स्कूल के ही टाइम टेबल में इस तरह से उसका जो टाइमिंग है होना चाहिए कि वो एक वैल्यूएबल एथलीट्स को या वैल्यूएबल सिस्टम को आगे चल के ऐड कर सके, और वही चीज़ हमको बेहतरी दिलाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ना लाइक लाइफ ना हर किसी के लिए अलग होती है, तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स के लिए लाइफ कैसी है और वो कहाँ अटक जा रही है लाइक अपनी लाइफ को लेके? क्या ऐसा हो जा रहा है कि वो ऐसे चेंज हो जा रही है? फीमेल्स ना ब्लेमिंग गेम में बहुत बिलीव रखती हैं। हर एक चीज़ वो पीछे रह गई जीवन में, हमने ये नहीं किया, माँ बाप ने नहीं करने दिया, हमने ये नहीं किया, हमारे भाई ने नहीं करने दिया, हमने ये नहीं किया, हमारे हस्बैंड ने नहीं करने दिया, हमने वो नहीं पहना, हमारे बॉयफ्रेंड। ये जो ब्लेमिंग गेम है ना, इससे अगर वो बाहर निकल गई और अपने ऊपर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, हर एक चीज़ जो उसके लाइफ में नहीं हुई अच्छी, जिस दिन उसने उसका ब्लेम खुद से लेना शुरू कर दिया, वहीं वो फीमेल बेहतरी की तरफ बढ़ जाएगी, उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा, वो अपने ऊपर काम करेगी, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगी, प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएगी। और यही करना चाहिए हमें। जीवन में क्या ख़राब हो गया उसको छोड़ दो, जो लोग छूट गए छोड़ दो, जो चीज़ें छूट गई छोड़ दो, लाइफ छूट गई, खुशियाँ छूट गई छोड़ दो, धन दौलत छूट गया छोड़ दो, हस्बैंड छूट गया छोड़ दो, बॉयफ्रेंड छूट गया छोड़ दो, आगे बढ़ो। लाइफ रुकने वाली है नहीं, आपको आगे बढ़ना है। सो सबसे बेस्ट मंत्र है कि अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, अपने समय उन चीज़ों में लगाएं जो आपको एक इंटरनल खुशी दे रहा है, आपकी रोम रोम को खुशी मिल रही है। आप म्यूज़िक सुने, नहीं करना आप काम मत करो, आप म्यूज़िक सुनो, वो लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको इंटरनली पीस ऑफ माइंड दे रही है और खुशी दे रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक विमेन को मालूम ही नहीं है कि उसका सबसे पहली जिम्मेदारी उसको पहले खुद को खुश कराना है। वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करती है, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से वो हो गया। नहीं, वो ये खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को खुश रखें। पहले हम इतना तो सीख जाएं, बाकी सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। मेरा ना इसी भी एक क्वेश्चन था, फिर कई बार ऐसा लगता है कि बोलना जरा सा आसान हो जाता है बजाय करने के। कई बार अगर मैं ही हूँ, मैं घर जाके मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती है कि यार कभी बार ऐसा होता है एंजाइटी से फील करने लग जाते हो, आपको डिप्रेशन सा लगने लगता है। ऐसे मतलब उसको कोप अप कैसे करें? म्यूजिक नहीं सुनने का मन कर रहा है, आपका डांस काम ही करने का मन नहीं कर रहा उस टाइम पे। एग्जैक्टली क्योंकि वो सिचुएशन का जो टेरर है, फियर है, वो इतना बड़ा है कि एक्चुअली में ये बातें बोलने में हमें अच्छी लगती हैं, हाँ अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर हमें लोहा उठाना बहुत ज़्यादा काम आता है। जब हम ये हमें एक डाइवर्जन देता है, क्योंकि वो केमिकली भी आपके ऊपर काम कर रहा है, वो आपके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं जब हम डिप्रेसिंग स्टेट में होते हैं एंड वी नो इट्स आवर टाइम टू वर्कआउट और वी नो इट्स आवर टाइम टू लिफ्ट वेट, एंड आपने जिस डिप्रेसिंग स्टेट में है उस टाइम डिसाइड किया चलो नाउ आई एम डिप्रेस्ड, नाउ लेट मी जस्ट गो एंड ट्राई लिफ्ट सम वेट, इमीडिएटली इंस्टेंटली यू विल सी द डिफरेंस, योर बॉडी यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, और कुछ ही पलों में आप जिस समस्या के लिए परेशान थे वो आपको छोटी लगेगी। बड़ी समस्या क्या लगेगी, वो मैं इससे ज़्यादा वेट कब उठाऊँ, टुमारो आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो कि मैं इससे ज़्यादा वेट उठाऊँगी। सो ट्राई दिस। राइट यार, ये मैंने सीरियसली, ये मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम थी कि कई बार ऐसा होता नहीं कि आप ना, पता नहीं यार, ऑफिस की वजह से, काम की वजह से, या अपनी ही प्रॉब्लम, कई बार आपको पता भी नहीं होता क्यों फ्रस्ट्रेट हो, बट वो आपका फ्रस्ट्रेशन ना बातों में दिखता है, आपका फ्रस्ट्रेशन काम पे दिखता है, आपका फ्रस्ट्रेशन अपने आप से दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम डाउन फील करते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, समझ में नहीं आता उस टाइम पे, आपको कुछ करने का मन नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें। Exactly. ऐसे अपने आप पर डाउट फील होने लगता है। एग्जैक्टली अभी मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ, ये आप अकेले फील नहीं कर रहे हैं, ये हर महिला फील कर रही है। नाउ रीज़न हमारे हॉर्मोन्स हैं। हमारी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है, वी आर बेस्ट और वी हैव बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, वी आर फाइनेंशियली बेस्ट, सेटल्ड, वी हैव एवरीथिंग वी वांट, तब भी आपको ये सब फेजेस से गुजरना पड़ेगा। दैट्स व्हाट कॉल्स योर हॉर्मोन्स। यही तो है चीज़ कि जो हमें ऊपर नीचे फ्लैट महसूस कराएगी, बिकॉज हर हॉर्मोन्स आर बिल्ड लाइक दैट। नाउ अब हमारा काम, चीज़ें, हम लाइफ को कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ें हो रही हैं चल रही हैं वहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट? वो प्रोफेशनली आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपकी जॉब प्रोफाइल पे कि आप एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते अपने लिए। एग्जैक्टली तो अब आपको करना क्या है, आपको जो हॉर्मोन्स आपको ऐड ऑन कर रहे हैं टू द प्रॉब्लम, वो हॉर्मोन्स को, वो बोलते हैं ना डंडा लेके बैठ जाओ, हेडमास्टर डंडा लेके बैठ जाए, तो वो हेडमास्टर और डंडा हमारी वेट्स है, लोहा है, उससे डरते हैं हमारे हॉर्मोन्स, ऐसे समझ लो। अच्छा ठीक है, ये आप ना बहुत लाइक, ठीक है, ये आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि आपको जो है वेट लिफ्ट वगैरह करने, क्या ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर मैं खुद एक हाउसवाइफ होके एंड मेरे अंदर बहुत खुददारी है, मतलब मैं किसी से 10 रुपया भी ना मांगूँ, लेकिन मैं बिजनेस वूमन बन गई, ये लोहा उठा के, मेरे जैसा इंसान, आई आस्क फॉर माई फीस, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस टाइम जब मैं ये शिफ्ट हुआ मेरा हाउसवाइफ टू अ वर्किंग वूमन, मेरे लिए, मैं आपको बताती हूँ पर्सनली, सीरियसली सबसे बड़ा टास्क होता था आस्किंग फॉर फीस। मुझे वो बोलना, फीस के लिए मांगना, वो जमता ही नहीं था। लेकिन लोहा उठा के देखो, मैं बोलती हूँ ना, ब्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ता है हमारा, हमारे अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है। मैं अपने एग्जाम्पल से ही बोल रही हूँ ये सब बातें। तो मैं बिजनेस वुमन बन पाई, वो कॉन्फिडेंस मुझे आया दैट आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ। जैसे आप है ना, आपने जो है अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखा है, ठीक है, तो आपने तो कर लिया, बट जैसे अभी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे लोग, एक तो 9 to 5 उनकी जॉब, 9 to 5 भी क्या है, अब तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना लोग, उनकी 9 to 7 जॉब है, सुबह 9 बजे जा रहे हैं, रात के 7 बजे तक वो घर पहुंच रहे हैं, फिर मेट्रो का सफ़र, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं इंसान, उसके बीच में वो कैसे निकालेगा अपने लिए टाइम की, उसको जिम जाना या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, चाहे वो घर पे रह के करे, चलो योगा ही कर रहा है, घर पे रह के कर रहा है, कैसे निकालेगा टाइम, कैसे बैलेंस करेगा वो सारी चीज़ें? एक्चुअली टाइम तो कभी नहीं निकलेगा। अगर आप सोचेंगे कि किसी को टाइम मिल जाए, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए हमें, तो हम, और बहुत लोग इसीलिए वर्कआउट कर ही नहीं पाते, उनका पूरा जीवन निकल जाता है सिर्फ सोच में कि हमें जब टाइम मिलेगा हम करेंगे। कभी भी आप अगर सोचेंगे टाइम निकलेगा तब करेंगे, कभी भी नहीं। आपको टाइम को फिट इन करना है। आप आजकल तो कॉर्पोरेट्स में भी जिम्स रहते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जिम्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा उन्होंने निकाला है। तो करने वाला अगर ठान ले मुझे करना है, तो वो सुबह करके जाएगा, वो आने के बाद करेगा। हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं काफ़ी लोगों को, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब लोग 6-6 बजे 5-5 बजे आके वर्कआउट करके फिर अपने जॉब पे जा रहे हैं। सो हाउ सीरियस यू आर व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी। बट फीमेल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और स्टेप आगे आ जाता है ना, कि उन्हें घर का काम भी करना है। एग्जैक्टली कि मल्टीटास्किंग फीमेल के लिए, तो उनका मल्टीटास्किंग का जो प्रेशर है, वो डीलिंग भी वही सीख के आएगी। वो डीलिंग भी तभी आएगी जब वो वेट्स उठाएंगे, उसको प्रेशर को हैंडल करना भी वो तभी सीख पाएंगे। सो करना है, आपको ये सोच बनानी है कि बाय एनी हाउ आई हैव टू, आपको कोई 2-2 घंटे नहीं बिताने। आप स्टार्ट विद 15-20 मिनट्स। समटाइम्स क्या होता है, हम फीस देते हैं तो हमें लगता है यार 15-20 मिनट
तो आप आएंगे, हम बस इससे ज़्यादा भाई स्टार्ट करो आप 15-20 मिनट भी, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। इतना समय मुझे लगता है आप दिन में ज़रूर निकाल सकते हैं अगर आप अपनी बॉडी को लेके सीरियस हैं। और अगर अभी तक आपके पास इतना भी समय नहीं निकला है तो मतलब आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। थोड़ा सा ना आप मुझे पुणे की सिचुएशंस बता सकती है, वहाँ पे महिलाओं का क्या हाल है? दिल्ली में तो चलो हमने देखा है, अपने आसपास देखा है, पुणे में महिलाओं का क्या हाल है? क्या क्या चीज़ आपको अलग लगती है कि ये चीज़ महाराष्ट्र में या पुणे में अलग है बजाय दिल्ली के? एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू फीमेल सब चीज़ें सेम है, ब्लेमिंग गेम है और सेम फिट इन होना है, कपड़ों में फिट इन होना है, सब सेम है, थॉट वही है, विमेन का थॉट वही है, अच्छा दिखना है। और बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा है तो अंदर से उतना ही सैड सिचुएशन है, बैड सिचुएशन है, बट नहीं, कपड़ों में फिट इन होना है और इसीलिए वर्कआउट करना है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा है कि क्या बोलते हैं जेनजीज का जो कल्चर है, लाइक वो लोग ज़्यादा स्मार्ट है बजाय मिलेनियल्स या हम जैसे लोग जो थोड़ा सा पुराने हैं उनसे? एक्चुअली जेंजीज चिढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर वेरी कूल अबाउट थिंग्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो हमें सिखा भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सीखने के लिए ओपन होना चाहिए। वो चीज़ मुझे पसंद है, उन्हें बस उनका माइंडसेट है दे नो एवरीथिंग, बस ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है, बाकी दे आर गुड। एक्चुअली मुझे भी जेनजीज बड़े पसंद है, उन लोगों का माइंड क्लियर रहता है। हाँ। हमें ये काम करना है, करना है, नहीं करना है नहीं करना है, दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड, हाँ। बट समटाइम्स दे आर क्लोज्ड। तो जहाँ वो क्लोज हो जाते हैं वो अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं ऑफ दैट एक्सपोजर, और जब तक एक्सपोजर नहीं होगा तब तक उसके क्या आउटकम्स हैं, बिकॉज दे नो ओनली ए एंड बी एंड इन देयर माइंड दे ऑल्सो से दे नो सी एंड डी, बट देयर कैन बी एक्स एंड वाई जेड ऑल्सो, you know, also that you know they are missing out in the process. Right, So right. वो मुझे चाहिए थोड़ा सा जेंसी से कि थोड़ा सा ओपन रहें फॉर लर्निंग। तो आपका कोई मैसेज रहेगा फीमेल्स को लेके या फिर मेल्स को लेके भी हो सकता है, लाइक कि समाज को लेके या समाज में क्या चीज़ चेंज होना चाहिए, उस सबको लेके आपका कोई मैसेज हो? समाज में जो चीज़ चेंज होनी चाहिए कि आज भी हम मापते हैं लोगों का स्टेटस विद द कार्स दे हैव, द लाइफस्टाइल, यू नो, द पार्टीज दे आर गोइंग टू, तो ये चीज़ ज़रूर चेंज होनी चाहिए कि बॉडी दे हैव, ये कंपैरिजन शुरू हो जाना चाहिए अब समाज में, ये मैं चाहती हूँ। अम्मा जैसे अब आपकी जो बेटी है वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कोई मैसेज है आपको महिलाओं को लेके या फिर बच्चों को मैसेज तो लेके? यही भाई, सब प्रेरणा मिला, सब आओ भाई, जो भी जिसकी इच्छा दबी हुई भी तो बहुत रह जा, लेडीजों की बहुत रह जा, बड़ी उम्र तक हो जा, बीच में जा, किसी को बच्चों में ना हो, कोई ऐसा ससुराल वाले नहीं जान देते आगे, कोई बहुत समस्या हो जा, तो लेकिन आना चाहिए भाई सबको आगे और उन करना चाहिए। उन माँ बाप को आपकी क्या क्या मैसेज रहेगा जो ऐसे करते हैं, मतलब लाइक होता है ना कई बार रोकते हैं। नहीं, parents रोकते हैं। गंदे लगते हैं, देखो हमें तो साफ बात स्ट्रॉन्ग है। ओपिनियन। हाँ। नहीं मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? अभी मेरी पोती वकालत कर ली है ना, कोर्ट में बैठा है, अब जज की तैयारी कर रही है, बन जाएगी अब। बढ़िया है। तो उन्हें कोई शादी करो, शादी में का अब इसकी तो पहले कर दी हमने जल्दी भाई, 23वीं साल में लगी, 22 की होके, अब उसके माँ का 1-2 साल ऊपर नीचे बेशक हो जाए, ऊपर यू अपना कुछ बन जाओ, उसने भी कह दिया माँ मैं बनूंगी। तो यही है भाई हमारा, तो भाई बन के अपने पैरों पे खड़ी हो, शादी तो हो ही जाएगी। सही बात है, शादी तो होती हाँ। रहेगी, लाइक करियर पहले इम्पोर्टेंट है आपका। पर अपने जो आदमी अपने उस पर रहे ना, तो फिर ना ससुराल वाले भी कुछ बोल सकते हैं और ना खुद लड़का बोल सकता। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, सही बात तो है, ये सही तो हमें पहले से ही हुआ। आपका जो एक बेटी होने के नाते लोगों को क्या मैसेज रहेगा, पेरेंट्स को खासकर, क्योंकि आपकी मदर भी यहीं पे, तो लाइक वो भी सुनेगी कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाहती है। मेरा मैसेज मदर्स के लिए यही है कि अपने बेटियों को सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की सलाह भी दीजिए, एंकरेजमेंट भी दीजिए और सपोर्ट भी दीजिए, क्योंकि जो महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है हमारे समाज में वही उसी को रिस्पेक्टेबल एक मुकाम, एक नज़र मिलती है। अदरवाइज़ जैसे कि आफ्टर मैरिज हो गया या बहुत रिलेशनशिप्स में, अदरवाइज़
उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती या उनको उतना उनका स्टैंडिंग नहीं मिल पाता है जितना वो डिज़र्व करती हैं। तो ये मुझे ज़रूर लगता है कि हर पेरेंट ने अपनी बेटी को ज़रूर, रोटियां वोटियां तो सीखते रहेंगे, आजकल कोई इतना इशू नहीं है खाने का, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब तक वो ना हो तब तक उनको कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के पीछे रहना चाहिए, सपोर्ट। मैं तो लड़कों की शादी हुई जब दोनों को, बउओं को, भाई पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, देखो खाना वाना तो बन जाएगा, बाहर से लगा लेंगे अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। अब तुम्हारी इच्छा ही ना हो तो अलग बात है। एक को बीएड की वे ला कर दी किताब, भाई बीएड कर ले तो और टीचर हो जाइए, वहीं स्कूल है, जानने वाले भी है सब। भाई जब उन्हीं की इच्छा ना है तो हमने तो उन्हें भी यूँ ना ही। और कहीं जाओ शुरू से ही, बड़ी भी, अच्छा एक के को हो गए 28-30 साल हो गए शादी को, एक के को हो गए 28, लेकिन कहीं जाओ कहीं आओ कुछ पहरो, तो हमने बउओं को कभी यूँ ना टोका भाई कहाँ जा रही हो, हमसे पूछी ना, या ऐसा क्यों पहन रही हो, या यूँ कर रही हो। ये मेरे को थोड़ा बताओगे, ये तो ये है सोच में हाँ। फर्क आया कैसे? लाइक पहले ऐसा नहीं था, जैसे अगर आप अपनी बात बता नहीं रहे थे, हमें तो यूँ आ लंबा- गया, हम ऐसा कर रहे था, हम लोग घूंघट करते थे, हमारे दादाजी से हम लोग देखते आगे थे। से हमें यूँ आया कि भाई अब आगे से आजाद होना चाहिए बउओं को। मेरा ना इसमें थोड़ा सा, लोग आपको ऐसे टोकते नहीं कभी कि लाइक ऐसे टॉम बॉय जैसी बॉडी बना रखी बिल्कुल, और ऐसे ही करके ऐसे टोकते नहीं? आपने साड़ी में भी लाइक वो पोज जैसे आप बनाती है ना इस टाइप की, बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत बहुत प्यार मिलता है मुझे, मैं वही बता रही हूँ, बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। हम लोग काम करते हैं अपने बॉडी पे और दुनिया हमें रिस्पेक्ट देती है, इससे बढ़ के कुछ हो सकता है? आप किस गाड़ी में घूम रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा आपको, कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप किस बॉडी का, आपका बॉडी की डेफिनेशन क्या है और उसके बेसिस पे आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार वो पोस्ट करके दिखा देंगे क्योंकि आपने साड़ी पहनी हुई है। ओह गॉड, बाइसेप्स आपने बना रही है बिल्कुल वो। एक्चुअली मैं तो आइसोलेशन मूवमेंट्स करती भी नहीं हूँ जो प्रॉपर बाइसेप्स के होते हैं, बट बहुत सारे जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हम डेडलिफ्ट करते हैं उसी में ये बाइसेप वर्क करते हैं, तो अभी तो ये उतना ही काम है जो दिख रहा है। मेल भी आते हैं कभी आपके पास, लड़के आते हैं, बिल्कुल जाते बिल्कुल, होंगे, अरे मेल मैम लाइन्स आप- हैं मेरे पास, यस उनके पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस भी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, एंड अच्छा लगता है जब वो लोग भी आगे बढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद उनकी भी थिंकिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, उनका जो वे ऑफ वर्कआउट है वो चेंज हो जाता है, ईगो लिफ्टिंग कहीं ना कहीं कम हो जाता है और वो फोकस करते हैं क्वालिटी ऑफ लिफ्टिंग पे रादर देन चेजिंग द नंबर्स। तो ये मुझे ऐसे कभी किसी लड़के ने ऐसे चैलेंज करा है, हो जाए डेडलिफ्ट हो जाए या इतने इतने का भार हो जाए? एक्चुअली चैलेंज वाली चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। मैं किसी रेस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती, वहाँ से मैं अपने आप को बाहर निकाल लेती हूँ। जीवन में भी जहाँ भी जीवन के जिस पड़ाव में रेस शुरू हो जाती है, मैं वहाँ से अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जीवन जीना चाहती हूँ अपने लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए। मैं आज जो भी कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस है, मैं किसी से रेस में नहीं हूँ। सो मुझसे कोई रेस के हिसाब से आए भी ना, बिकॉज मैं ऑलरेडी आई एम आउट, एवरीबडी इन माई आईज इज़ परफेक्ट। सो मुझे कोई ये नहीं है मुझे किसी से आगे रहना है, पीछे रहना है। मैं अपने जोन में रहना चाहती हूँ, इन माई ओन जोन, इन माई ओन सेल्फ। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। थैंक यू सो मच किरण जी। तो ये हमारे साथ थी किरण त्यागी, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी है, और उनकी अम्मा जिन्होंने हमें बताया कि लाइक लाइफ में जब आप अकेले पड़ जाते हो, लाइक आपकी बैकबोन आपके साथ रहती है, आपकी अम्मा आपके साथ रहती है, और कैसे आप लाइफ को लाइक टर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप लाइफ में किसी एक जगह पे फंस गए तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, नहीं, आपकी लाइफ वहीं से लाइक आप टर्न करके एक नया कुछ लिख सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।